नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आखिरकार युवाओं के आक्रोश के सामने झुकी मोदी सरकार। एसएससी ने जारी किया डेट शीट। युवा ने सोशल मीडिया के जरिए खोला था मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। ट्विटर पर वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। जीडीपी में गिरावट को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, नोटबंदी से शुरू हुई अर्थव्यवस्था की बर्बादी, उसके बाद लगा दी गलत नीतियों की लाइन। भारत के इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी गिरावट। फेसबुक विवाद में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मार्क जकरबर्ग को लिखी चिट्ठी। कहा, कर्मचारी कर रहे हैं पीएम मोदी का अपमान, निष्पक्ष और पारदर्शी होने की दी सलाह। वहीं विदेश मंत्रालय ने चीन को सुनाई खरी खरी। कहा, अपने सेना को नियंत्रण में रखे चीन। बातचीत के दौरान चीनी सेना ने उकसाया। और लोन मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा, आपदा कानून के तहत सरकार के पास शक्ति। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो चीन के साथ विवाद को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हुए। वहीं आपको बता दें कि बैठक में एलएसी पर ताजा हालात की समीक्षा की गई। और वहीं इससे पहले भारत चीन विवाद को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और भारत चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। साथ ही स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा भी कर लिया था, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसे लेकर चुशूल में कमांडर स्तर की वार्ता भी हो रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। भारत ने चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन अब चीनी दूतावास ने इस घुसपैठ का जो दोष है वो भारतीय जवानों पर मढ़ने की कोशिश की है। चीनी दूतावास ने कहा है कि 31 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी छोर और रेकिन पास के करीब एलएसी का अतिक्रमण किया। भारतीय सैनिकों ने अतिक्रमण करने के बाद उकसावे की कार्रवाई की, जिससे सीमाई इलाकों में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, चीन ने कहा कि भारत के कदम से चीन भारत के सीमाई क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा है। चीनी दूतावास ने कहा कि भारत को उकसावे की कार्रवाई तुरंत रोकने, अवैध रूप से एलएसी पार करने वाले सैनिकों को वापस बुलाने और ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाने का आग्रह किया है, जिससे तनाव बढ़े और स्थितियां और पेचीदा हो जाएं। Troops broke earlier consensus reached at meetings and talks, and on the southern bank of Pangong Lake and near the Reqing Mountain, Indian troops illegally crossed the line in open provocation, causing renewed tension. It violated China's territorial sovereignty and the two sides' agreements and consensus, and undermined peace and tranquility along the border. It goes against the two sides' efforts for some time to ease the situation. वहीं पेंगोंग में भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद चीन के सुर बदल गए हैं। फ्रांस दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा का अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है और इसीलिए समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी तरह के मुद्दों का हल निकालने के लिए तैयार है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन पर जारी विवाद के बीच अमेरिका की ओर से बयान आया है। अमेरिका ने कहा कि चीन से झड़प के बाद भारत पड़ोसी देश को लेकर पहले से ज्यादा सावधान हो गया है। साथ ही अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को विश्व स्तरीय शक्ति बनाने के लिए सहयोग करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की अपनी रणनीति की सफलता के लिए भारत के साथ की आवश्यकता है।
बढ़ते आगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही मामले की तुरंत जांच करवाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर कार्रवाई करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी, यहां तक कि विदेशी कंपनी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तुरंत जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट को शेयर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास की कई सालों की इंटरनल पोस्टिंग्स में बीजेपी के प्रति उनका समर्थन दिखा है। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के जीत हासिल करने से एक दिन पहले ही दास ने पोस्ट किया था कि हमने उनके सोशल मीडिया अभियान में एक आग लगा दी और वाकई बाकी इतिहास है। और इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस की हार पर एक अलग पोस्ट अंकी दास ने मोदी की तारीफ की और लिखा कि भारत के स्टेट सोशलिज्म से छुटकारा पाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने में 30 साल लग गए। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंकी दास ने साल 2012 में कहा था कि गुजरात में उनका कैंपेन सफल रहा। वहीं मोदी और उनकी टीम के फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में पहुंच गई है। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अंकी दास ने बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच पर कार्रवाई करने से रोका था। वहीं क्योंकि इससे बिजनेस पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच को नहीं हटाया गया था, जबकि ट्विटर ने उसे डिलीट कर दिया था। और वहीं फेसबुक और बीजेपी कनेक्शन को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फेसबुक इंडिया को पार्टी के विरोध में चल रहे 44 फेसबुक पेजेस की लिस्ट दी थी। बीजेपी ने दावा किया था कि वे जरूरी मानकों का उल्लंघन कर रही है और पोस्ट को तथ्यों के अनुरूप नहीं किया गया। सोमवार को जब चेक किया गया तो इनमें से 14 पेजेस फेसबुक पर नहीं थे। बीजेपी ने जिन पोस्ट्स को लेकर आपत्ति जताई थी उनमें भीम आर्मी का ऑफिशियल खाता, व्यंग्य साइट वी हेट बीजेपी थी। साथ ही अनौपचारिक कांग्रेस समर्थक पेज और ट्रुथ ऑफ गुजरात नामक एक पेज शामिल था। वहीं आपको बता दें कि शिकायत मिलने के बाद फेसबुक ने जिन पेजों को बंद किया है उनमें पत्रकार रवीश कुमार और विनोद दुआ के समर्थन वाले पेजेस भी शामिल हैं। और बीते साल नवंबर में बीजेपी ने फेसबुक इंडिया से फेसबुक से हटाए गए 17 पेजेस को फिर से शुरू करने और 2 न्यूज वेबसाइट्स को मोनेटाइज करने को कहा था। और जिन वेबसाइट्स को बीजेपी ने मोनेटाइज करने को कहा था उनमें चौपाल और ओप इंडिया का नाम शामिल है। आपको बता दें कि बीजेपी की अपील के बाद सभी 17 पेजेस फिर से शुरू हो गए और फेसबुक ने बीजेपी को बताया है कि ये 17 पेजेस गलती से हटा दिए गए थे। तो फेसबुक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे सूचित किया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान फेसबुक इंडिया द्वारा केंद्र सरकार की दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले पेजेस को न सिर्फ हटाया गया बल्कि उनकी पहुंच को काफी कम करने के लिए ठोस प्रयास किया गया था। और इतना ही नहीं, प्रभावित लोगों को अपील का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने अपने पत्र में फेसबुक पर पूर्वाग्रह और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक इंडिया टीम के किसी व्यक्ति की किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा में रुचि हो सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी संस्थान की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि फेसबुक इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं, जबकि ऐसी विचारधारा से संबंध रखने वाले लोगों को देश की जनता लोकतांत्रिक चुनावों में हरा चुकी है। और वहीं बीजेपी से कनेक्शन पर पहले से ही घिरी फेसबुक पर एक और गंभीर आरोप लगा है। शांति और सद्भाव पर बनी दिल्ली विधानसभा समिति ने कहा है कि पहली नजर में पता चलता है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों में फेसबुक ने भूमिका निभाई है।
समिति ने इसके अलावा हिंसा फैलाने में व्हाट्सएप की भूमिका की जांच करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा अपने दावे का आधार छत्तीसगढ़ के पत्रकार आवेश तिवारी को मानते हैं, जिन्होंने भारत में फेसबुक नीति की प्रमुख अंकी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्र पत्रकार कुणाल पुरोहित और सुभाष गड़के को भी अपने दावे का आधार माना है। हालांकि आरोपों पर फेसबुक ने ईमेल और मैसेज का जवाब अब तक नहीं दिया है। राघव चड्ढा ने बताया कि समिति ने सोमवार को फेसबुक के खिलाफ की गई शिकायतों के मसले पर बैठक बुलाई थी और बैठक में समिति के सामने 3 गवाह पेश हुए। इनमें पत्रकार आवेश तिवारी, स्वतंत्र पत्रकार कुणाल पुरोहित, साथ ही सुभाष गड़के शामिल थे। राघव चड्ढा ने कहा कि समिति की अगली बैठक में शामिल होने के लिए फेसबुक अधिकारियों को समन भेजने का फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर योगी सरकार की ओर से लगाया गया एनएसए एक्ट रद्द कर दिया है। वहीं साथ ही तत्काल रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील के मामले में जल्द ही फैसला देने का आदेश दिया था। आपको यहां बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित बयान देने के मामले में डॉक्टर कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी और वो फिलहाल मथुरा की जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉक्टर कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 15 दिनों के अंदर आदेश देने को कहा था। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील खान से रासुका हटाने और रिहा करने के आदेश पर खुशी जताई है। अपने फेसबुक पेज में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान से रासुका हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों और अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। बढ़ते हैं आगे। विदेशी तबलीगी जमातियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जमातियों ने अपने देश वापस जाने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात मामले में बिहार में सभी 14 विदेशी नागरिकों का ट्रायल एक ही जगह चलाया जाएगा। सभी केस हाई कोर्ट की तरफ से एक स्थान पर ट्रांसफर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पटना हाई कोर्ट तय करे कि किस कोर्ट में सारे मामले एक साथ सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पटना हाई कोर्ट को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल 8 हफ्ते में पूरा करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट यूपी के मामले में 3 सितंबर को सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 विदेशी तबलीगी जमातियों ने याचिका दायर कर गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी थी। गृह मंत्रालय ने 10 साल के लिए 3000 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और भारत आने पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने अपने हलफनामे में तर्क दिया है कि तबलीगी जमात गतिविधियों में भाग लेने वीजा मैनुअल 2019 का एक गंभीर उल्लंघन था। इसके अलावा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072.
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र सरकार को आखिरकार युवाओं के आक्रोश के आगे झुकना ही पड़ा। युवाओं के गुस्से का नतीजा ही था कि एसएससी को डेट शीट जारी करनी पड़ी। दरअसल देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा और आक्रोश फूटा। युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। हाल ये है कि #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स ट्विटर पर वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है। यानी भारत में तो नंबर 1 पर है ही, दुनिया भर में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, करीब 35 लाख लोगों ने इस पर ट्वीट किया है और ज्यादा ट्वीट्स में एसएससी और रेलवे का जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपना गुस्सा भी निकाला है। और नौकरी मांग रहे युवाओं के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक रखे हैं। किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो किसी की परीक्षा। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? कब तक? युवाओं की बात सुनिए सरकार। युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स, #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट्स। और वहीं जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जीडीपी -23.9% गिरा। वहीं देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। बता दें कि 31 अगस्त को सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें 23.9% गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। सरकार की तरफ से मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये अनुमान के मुताबिक ही है, क्योंकि अप्रैल-जून के दौरान लॉकडाउन लगा था। उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी। भारतीय इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है और इसके पहले अगर जीडीपी नेगेटिव होने की बात करें तो ये 1979-80 में हुई थी, जब सालाना जीडीपी में 5.2% की गिरावट आई थी। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आई ऐतिहासिक गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, लेकिन आज हालत देखिए, जीडीपी 23.9%। वहीं बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। बढ़ते हैं आगे। देश की टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर भुगतान करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। कोर्ट ने 10% रकम 1 अप्रैल 2021 तक जमा करने को कहा है। हालांकि कंपनियों ने 15 साल का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से उन्हें 10 साल का समय दिया है, जिससे वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को खासी राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि 15 टेलीकॉम कंपनियों पर 1,69,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपए ही चुकाए हैं। यहां पर यह बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर 58,000 करोड़ से ज्यादा का एजीआर बकाया है। वहीं दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारतीय एयरटेल पर 43,780 करोड़ का बकाया है, जबकि एयरटेल का कहना है कि उस पर सिर्फ 13,004 करोड़ रुपए का बकाया है। बढ़ते आगे। मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि नए हलफनामे को देखने के बाद इस मामले में सुनवाई की जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा कानून के तहत राहत देने की सरकार की शक्ति ब्याज माफी के असर जैसे पहलुओं पर चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई कई बार टल चुकी है, लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं होगा।
दरअसल आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मॉरेटोरियम की सुविधा दी थी, जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। और अब 1 सितंबर से उन कर्जधारकों को भी लोन की किस्त भरनी होगी जो मॉरेटोरियम सुविधा का लाभ ले रहे थे। हालांकि आरबीआई कर्जधारकों की चिंताओं को दूर करते हुए लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम भी लेकर आई है। बढ़ते आगे, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद सरकार धीरे धीरे रेल यातायात को भी तेज करने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में रेलवे कुछ नई स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकारों से भी संपर्क साधा है। फिलहाल गोरखपुर से मुंबई के लिए रोजाना 3 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। इनमें अवध एक्सप्रेस 3 दिन मुजफ्फरपुर से चलती है, वहीं ये तीनों ट्रेनें बस्ती लखनऊ रूट से चलती हैं। बढ़ते हैं आगे, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई पिछले 12 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन अब तक सीबीआई को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। सीबीआई पिछले 8 दिनों से सुशांत के संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई की एक टीम आज रिया चक्रवर्ती के परिजनों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी टीम सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा, सुवेद लोहिया से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इनके बयान मिल नहीं रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों से आमने सामने बैठाकर सीबीआई के अफसर द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता-पिता से आज पूछताछ की। सीबीआई इस मामले में पहली बार रिया के माता-पिता से पूछताछ कर रही है। अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। सुशांत के पिता की पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह पूछताछ की गई है, जिसमें उनके माता-पिता का नाम भी शामिल है। हालांकि रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। रिया से पिछले 4 दिन में करीब, आपको बता दें कि 45 घंटे पूछताछ की गई है और शौविक से भी पिछले 5 दिनों से पूछताछ हो रही है। वहीं सुशांत केस की जांच कर रही ईडी ने आज लगातार दूसरे दिन गौरव आर्य से पूछताछ की। गौरव और रिया की व्हाट्सएप में ड्रग्स की बात सामने आने के बाद ईडी इस मामले की अलग एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने इस केस में एक नए शख्स कुणाल जानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया के व्हाट्सएप चैट में कुणाल का नाम सामने आया था। वहीं रिया के वकील ने कहा कि ईडी ने आज रिया को पूछताछ के लिए तलब नहीं किया है। सर, उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर, उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? सर, लेकिन क्या जो चार्ट सहते सर एनी कमेंट्स रिगार्डिंग सर आपके जो चार्ट सहते? बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जहां एंट्रेंस की पहली कट ऑफ लिस्ट अब बुधवार को जारी होगी। पहले सूचना थी कि इसे मंगलवार को जारी किया जाएगा, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद मंगलवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। अब बुधवार दोपहर को राजस्थान यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट आने की बात सामने आ रही है। और वहीं राजस्थान के 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति को कमेटी के जरिए अमली जामा पहना दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबादला नीति का खाका सौंपेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू हो सकेगी। वहीं सरकार का दावा है कि तबादला नीति मंजूर होने से शिक्षकों के तबादले पूरी तरह पारदर्शी हो सकेंगे। इसी साल 3 जनवरी को सरकार की ओर से तबादला नीति के लिए रिटायर्ड आईएएस अफसर ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने कई राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट दी थी। वहीं आपको बता दें कि कमेटी को मई-जून तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना काल में देरी हो गई। और वहीं 19 अगस्त को पठानकोट के माधोपुर क्षेत्र के धरियाल गांव में क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर घर में घुसकर किए गए हमले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद डीजीपी दिनकर गुप्ता ने एसआईटी बना दी है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पठानकोट में मामला भी दर्ज किया गया है। सीएम ने जांच का आदेश सुरेश रैना के ट्वीट के बाद दिया। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने सुरेश रैना की बुआ के घर पर हमला कर दिया था।
और हमले में सुरेश रैना के फूफा की मौत हो गई थी। सोमवार को रैना के चचेरे भाई की मौत हो गई और वहीं परिवार के दूसरे सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। इस वारदात पर सुरेश रैना ने मुख्यमंत्री और पंजाब पुलिस को ट्वीट पर कहा था कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, किसने हमला किया। मेरा पंजाब पुलिस से आग्रह है कि इस मामले को देखें। आखिर हमें ऐसा घिनौना काम करने वालों के बारे में जानने का अधिकार है। उनकी गिरफ्तारी जरूरी है ताकि वे दोबारा ऐसा अपराध ना कर सके। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि अभी तक 12.5 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट ज्यादातर उन्हें दिए गए हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं या फिर जिनके पास परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं। प्रधान सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों में डोमिसाइल बांटने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल नियमों का ऐलान किया था। नियम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति या जिसने 7 साल पढ़ाई की है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहां से किसी स्थानीय संस्थान से की है तो वो भी यहां का निवासी कहलाएगा। A domicile certificate is now the basic eligibility condition for appointment to any post under the Union Territory of Jammu and Kashmir. We had spoken to you and explained on many occasions in the past how these rules are simple, how they provide for a simple, clear-cut, time-bound procedure for the issuance of domicile certificate so that nobody is put to any inconvenience. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। कोरोना संक्रमण की वजह से उनके पार्थिव शरीर को गन कैरेज के बजाय वैन में शमशान तक ले जाया गया। आपको बता दें, कंधा देने वाले ने पीपीई किट्स पहन रखी थी। उन्हें अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंचे लोग भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हुए थे। मुखर्जी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जो कानूनन ज़रूरत है वो हमने पूरा किया। सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ किया हमने। लेकिन बहुत सारे लोगों के आपके पास फ़ोन आए होंगे जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। हाँ, वो तो जैसे कानून है वैसे ही चलना है ना, क्योंकि ही वॉज अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, ही वॉज अ लॉ मेकर, तो उसको ओबे करना यही फ़र्ज था। नाम रोशन था। मोर देन 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पॉलिटिकल इसमें रहते हुए भी कभी कभी गवर्नमेंट में, कभी अपोजिशन में होते हुए भी कोई दाग उन पे नहीं लगा। बेदाग इसके हिसाब से मैं उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब दा के सरकारी निवास 10 राजाजी मार्ग पर पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख प्रकट करने उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।